अ, नमस्कार बच्चों, मैं आप लेके इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग का दूसरा चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको मैं डायरेक्टली राइट क्लिक करके सीधा शो करूँगा तो डायरेक्ट मेरे स्लाइड शो पे आ जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से रीमा थरेजा के नाम से जो बुक लिखी गई थी इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, उसी की ये पीपीटीज है, उसी बुक पे बेस्ड है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2, दूसरा चैप्टर के हम बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर एक लेसर पॉइंटर के द्वारा मैं आपको दर्शाने की कोशिश करूँगा कैसे है। देखिए, सी डेवलप हुई थी अर्ली 1970s में, मतलब 70 के दशक के शुरुआती दिनों में, शुरुआती सालों में ये डेवलप किया गया था बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज। सी वॉज इनिशियली डेवलप्ड, उसको शुरुआती रूप में जब उसको बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए उसको उसके पूर्व रचना करने के लिए, उसकी रचना करने के लिए लिखा गया था। आज की डेट में सी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी प्रचलित है, और कई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो इसके अंदर लिखे गए हैं। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी आवाज़ अगर आपको कम लग रही हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी आवाज़ को और तेज़ करने की, जिससे आप बेहतर समझ पाएँ। हो सकता है कुछ शब्द मेरे बोलते समय रह जाएं या कुछ मैं त्रुटि कर जाऊं, तो इसके लिए मैं आप काफ़ी क्षमा चाहूँगा। मैं आगे और इम्प्रूव करूँगा अपने आप में। हम आगे देखते हैं, चलिए। नेवरदलेस कई और ऐसी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस, प्रोग्राम लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस है, जावा है, जो सी पे ही बेस्ड है। तो अगर आप सबको आपको अगर सी लैंग्वेज नहीं आती है या सी के आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो शायद आप सी प्लस प्लस और जावा शायद नहीं समझ पाएँ। ठीक है। हम उससे फीचर्स ऑफ सी की बात करेंगे। फीचर्स ऑफ सी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स सी के क्या बातें हैं। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कम साइज़ है, सी के सिर्फ 32 कीवर्ड्स होते हैं, तो काफ़ी आसान हो जाता है इसको समझना। हम 32 कीवर्ड्स आराम से याद रख सकते हैं, यूज़ करते जाएंगे तो ये आराम से याद होते जाएंगे। फिर फंक्शन कॉल्स जो होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। सी इज़ वेल सूटेड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनता है उसका, इसका प्रोग्रामिंग अप्रोच होता है। ठीक है। अनलाइक पास्कल इट सपोर्ट्स लूज टाइपिंग, जैसे कैरेक्टर जो होता है वो एज अ इंटीजर भी ट्रीट हो सकता है या वाइस वर्सा। किसी भी तरह का कैरेक्टर कैन बी ट्रीटेड एज इंटीजर, और इंटीजर को भी एज अ कैरेक्टर आप ले सकते हैं। काफ़ी स्टेबल है, क्विक लैंग्वेज है। और देखिए, आपको एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ पास्कल इज डिफरेंट फ्रॉम सी लैंग्वेज, अगर आपका 2 मार्क्स का या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक या दो लाइनों में उसको सिर्फ समझाना है, तो आप इसी एग्जांपल का ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। कुछ सामने लिखा हुआ आंसर आपके कि भाई सी है एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, और पास्कल लूज टाइपिंग सपोर्ट नहीं करती, सी सपोर्ट टाइपिंग लूज टाइपिंग सपोर्ट करता है। तो सी लैंग्वेज आपकी एक तो स्टेबल है, काफ़ी क्विक है, और लो लेवल बिट वाइज प्रोग्रामिंग जो होती है, लो लेवल मतलब कि बिट्स के अगर मुझे बीच में अगर एंड और नॉट करवाना हो तो वो मैं करवा सकता हूँ। It supports pointers also to refer computer memory, array structures and functions। ठीक है। तो सपोर्ट जो पॉइंटर्स हैं वो आपका मेमोरी, एरे और स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को सपोर्ट करता है। पॉइंटर्स का इस्तेमाल इन पे किया जा सकता है। काफ़ी कोर लैंग्वेज है, पोर्टेबल भी है। हाँ, आप इसे अपने पोर्टेबल अपनी पेन ड्राइव में भी कैरी कर सकते हैं। आप अगर आपको मैं भी साइट दिखाऊंगा जिसके आप द्वारा ये ऐसा कर सकते हैं। सी एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, सी को हमने एक्सटेंड किया हुआ है। देखिए जैसे सी एक्सटेंड हो चुकी है सी प्लस प्लस और जावा में। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ सी, देखिए इसके इस्तेमाल क्या क्या है। सबसे पहली बात आपको यहाँ ध्यान में देने की है कि सी जो हमारा इस्तेमाल होता है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी पोर्टेबिलिटी मतलब उसको कितना आप उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट के आप किस किस सिस्टम में बैठेंगे। तो आप एक प्रोग्राम बनाइए, उसको हर जगह आप लेके जाइए। द एबिलिटी टू एक्सेस स्पेसिफिक हार्डवेयर एड्रेस, हार्डवेयर के एड्रेस को एक्सेस करने में, बहुत स्पेसिफिक एड्रेस जो होते हैं, जो चुनिंदा एड्रेस उनको मैं एक्सेस करना हो, उनको मैं उनमें क्या क्या स्टोर्ड है उसको हमें जानना हो, तो और लो रन टाइम डिमांड, मतलब हमें कम वक्त में ही मुझे रन करके वो आउटपुट दे दे। तो ऐसी डिमांड के लिए, सिस्टम रिसोर्सेज के लिए इसके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस बनती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशंस। तो सी का इस्तेमाल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एम्बेडेड सिस्टम के डिज़ाइन में भी काम आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है बच्चों। देखो, सी हैज़ बिन ऑल्सो बिन वाइडली एक्सेप्टेड बाय प्रोफेशनल्स, मतलब
कंपाइलर्स हो गया, जैसे कंपाइलर्स, लाइब्रेरीज, इंटरप्रेटर्स, ठीक है, इनके द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया गया, उसको माना गया है, ठीक है। और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और अदर हैं जो कंपाइलर, लाइब्रेरी हैं, इंटरप्रेटर्स हैं उन दूसरे लैंग्वेजेस के, जो सी का इस्तेमाल भी करते हैं फॉर पोर्टेबिलिटी, कन्वीनियंस एंड रीजंस। उसके क्योंकि पोर्टेबल है और काफ़ी आसान है। सी को हम कभी इंटरमीडिएट लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कई ऐप की है होती है, बिट सी, गैम्बेट, ग्लासगो, हास्कल कंपाइलर। आजकल हैस्कल लैंग्वेज भी काफ़ी आजकल आ रही है। आप अगर आप NPTEL के वीडियोस पे जाके देखो तो हैस्कल प्रोग्रामिंग आती है। हैस्कल सिर्फ सी का ही एक प्रतिरूप है, सी का इस्तेमाल करता है। तो सी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप हैस्कल प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकते हैं। स्क्वीक वाला, ये अलग अलग कंपाइलर्स हैं, ठीक है, इनके ये सी का कुछ ना कुछ छोटा सा इस्तेमाल करते हैं। तो सी हमारा काफ़ी बड़े स्तर पे इस्तेमाल होता है हाई एंड यूज़र एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब एंड यूज़र जैसे हो गए, हम हो गए, आप हो गए, हम एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, हम उनके यूज़र्स बन गए, हम उनके एंड यूज़र्स बन गए। अब बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के। सी प्रोग्राम का आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। पहली बात आप यहाँ पर देखिए, सी प्रोग्राम होता है एक से ज़्यादा फंक्शन होता है। जैसे कि आप राइट साइड में ये छोटा सा ब्लॉक आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मेन है, एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, 1 से लेकर n स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, टोटल कोई भी हो सकती हैं, 4 है, 5, 6, 7, 10,000, 20,000, कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती है। ये फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, और कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो हमारा सी प्रोग्राम जो होता है, कई एक एक फंक्शन एटलीस्ट एक रहेगा जो मेन है, उसके अलावा कई फंक्शंस भी आप इसमें लगा सकते हैं। और जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक लॉजिकल सीक्वेंस के लिए होती है, कि जैसे जैसे स्टेटमेंट 1 पहले हुआ, स्टेटमेंट 2 दूसरी बार होगा, 3 उसके बाद होगा, और अगर n उसके बाद लिखा तो n उसके बाद होगा। इस तरीके से लिखा गया, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन की जाती है। दूसरा, एक एग्जीक्यूशन जो होता है सी प्रोग्राम का, वो कहाँ से शुरू होता है, मेन फंक्शन शुरू होता है। हाँ जी, कंपाइलेशन हमेशा मेन से ही स्टार्ट होगा, बच्चों इस बात का ध्यान रखो, मेन से ही स्टार्ट होगा हमेशा। और आप इस जो फंक्शंस हैं उनके नाम भी खुद चूज़ कर सकते हैं, आप अपने फंक्शंस खुद बना सकते हैं। और हर प्रोग्राम एक फंक्शन तो होना ही चाहिए जिसका नाम है मेन। कंपाइलर ने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है कि आप, कंपाइलर आपसे कह रहा है कि भाई, कंप्यूटर की तरफ से कह रहा है कि भाई, अगर यूज़र, अगर आपको मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देने, कंप्यूटर से काम करवाना है, तो आप इस, मैं आपको जो मेन फंक्शन का जो सामने दे रहा हूँ, आप इसी के अंदर मुझे इंस्ट्रक्शन लिख के दीजिए, जिससे कि मैं इसको समझ पाऊँ, जिसको समझ के फिर मैं कंप्यूटर को मैं कन्वर्ट करके दूँ उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में, और वो काम करके आपको दिखा दे, ठीक है। तो ये आपसे सी कंपाइलर एक बात कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये पहला सी प्रोग्राम है, पहला सी प्रोग्राम है। देखिए क्या कहता है सी प्रोग्राम, देखिए ये होते हैं हमारे कमेंट्स। अभी हम आगे देखें कमेंट्स कैसे सेक्शन आता है। कमेंट्स के लिए मुझे बैक स्लैश, क्योंकि ये स्लैश इस तरफ है, देखिए मैं आपको मैं बना कर दिखा देता हूँ। देखिए एक ये स्लैश होता है और ये स्लैश होता है। अगर ये स्लैश आपका पीछे की तरफ है तो इसे हम कहते हैं बैक स्लैश, बैक की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है। और अगर आपका स्लैश आगे की तरफ है तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हद तक ठीक लगेगा, ठीक है। और ये हमारा पहला सी प्रोग्राम है। एक मिनट में ज़रा माउस भी कनेक्ट कर दूँ तो इससे आपको और आसानी से बता पाऊँ, ठीक है। ये हमारा पहला सी प्रोग्राम आ गया, ये हमारे कमेंट्स आ गए। अगर इसमें मैं लिखने का कुछ होता तो मैं आपको लिख के भी दिखा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी कोई ऐसा गैजेट नहीं है जिसके द्वारा मैं इसी के अंदर टाइपिंग करके, या फिर आप हैंड रिटन करके आपको मैं या लिखित तौर पे कुछ दिखा सकूं। जल्दी मैं कोशिश करूंगा, ऐसे गैजेट्स कुछ मैं कोशिश करूंगा जिसके थ्रू मैं इनपुट इसको दे पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, हैश का मतलब क्या होता है, हम आगे देखेंगे हैश का मतलब क्या है। मैं आपको फिर भी ये बता देता हूँ, इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। मैं कोशिश करता हूँ इसको लिखने की, माफ़ कीजिए मैं संग से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो इसे मैं फ़िलहाल मैं मिटा देता हूँ, इरेजर लेके
ये मैंने मिटा दिया। वापस मैं पेन पे आ जाता हूँ। ठीक है, हैश इंक्लूड का मतलब कि हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर ऑपरेटर। प्री प्रोसेसर का मतलब ये होता है, माफ कीजिएगा, सम कहाँ पे थे, हाँ जी, ठीक है। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है कि प्रोसेसिंग से पहले कुछ करो, क्या करना है, इंक्लूड करना है। मैं अगर इसको मैं मिटा दूं तो आपको शायद इंक्लूड भी दिख जाएगा। देखिए, इंक्लूड, इंक्लूड मतलब कुछ इंक्लूड करिए, कुछ प्रोग्राम में लिख रही है। क्या लिख रही है, एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन है डॉट एच, इसे हम कहते हैं हेडर फाइल कहते हैं। एस टी डी आई ओ का मतलब, एस टी डी का मतलब है स्टैंडर्ड, और आई ओ का मतलब है इनपुट आउटपुट। इसके बाद हमने लिखा इंट मेन। मेन आपका वही फंक्शन है जिसके अंदर कंपाइलर आपसे कह रहा है कि आप इस मेन फंक्शन के शुरुआत में और अंत के बीच में जो भी लिखेंगे वो सारा कौन परफॉर्म कर सकता है, कंपाइलर उसे एक्सेप्ट करेगा और उसको आपको रिजल्ट देख के दिखाएगा। जैसे रिजल्ट क्या देना है कि स्क्रीन पे मेरा एक न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब अगर एक कर्सर है तो नीचे आकर वो ये चीज़ डिस्प्ले कर दे, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ दिस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। तो इस तरह से वो डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि जैसी स्लैश एन दिया तो वो एंटर मार के नीचे वाले स्पेस में आ गया, जिसे कहते हैं हम न्यू लाइन कैरेक्टर। बच्चों ध्यान से सुनना, न्यू लाइन कैरेक्टर। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद लास्ट हमने दिया है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो क्योंकि एक ज़ीरो एक इंटीजर है जो ये बताता है कि भाई प्रोग्राम मेरा बिना किसी एरर के कंप्लीट हो गया है और ज़ीरो एरर से हुआ है। और चूंकि ज़ीरो एक इंटीजर है तो मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि भाई इस ये मेन फंक्शन ये इंट एक कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा आपको, तो इसके लिए आप रेडी रहिए। तो कंपाइलर समझ जाता है कि हाँ भाई इंट वैसे लिखा है तो भाई प्रोग्रामर है, मुझे कुछ रिटर्न करेगा एट द एंड ऑफ सम प्रोग्राम। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो फाइल्स क्या क्या समझ होती है। अब यह बहुत बहुत जो भी आपसे हेडर फाइल और सोर्स फाइल की बात कह रहा था मैं, अब यहाँ पर काम आएगा। देखो पहले आपकी सोर्स फाइल होती है, दूसरी आपकी हेडर फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल। सोर्स फाइल क्या होती है, जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसको हम किससे सेव करते हैं, डॉट सी से सेव करते हैं, क्योंकि आपके सी प्रोग्राम है। उसके अंदर आपके मेन फंक्शन डिफाइन होता है और कई और भी फंक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप आगे बनाएंगे खुद, आप आगे, हम जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में तो आगे आप देखते जाएंगे इस चीज़ को। तो जो मेन है वो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ से आप कंपाइलेशन सक्सेसफुल कर सकते हैं और उसको प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। तो एक सी प्रोग्राम में इंक्लूड इवन अदर सोर्स कोड ऑल्सो, कोई और सोर्स कोड या कोई दूसरे फाइल एक्सटेंशन सी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर फाइल के तौर पर देखें अगर हम, तो हेडर फाइल में क्या होता है, देखिए जैसे हम कई लार्ज प्रोजेक्ट्स अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि भाई सब रूटीन्स, मतलब रूटीन के कुछ हिस्से सब रूटीन बनाने पड़े और उनको हमें डिफरेंट फाइल में स्टोर करना पड़े, जिससे हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल। हेडर फाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होते हैं, दीज आर कॉल्ड हेडर फाइल्स। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके और बातें में देखेंगे, इसकी बात करेंगे हम। इनकी हेड फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है डॉट एच होता है और उनका नाम सिर्फ लेटर्स, डिजिट्स या डैशेस या अंडरस्कोर्स के द्वारा ही लिखा जा सकता है। जहाँ तक मैं बात कर रहा था सब रूटीन की, देखिए सब रूटीन क्या होता है, कि रूटीन का पार्ट होता है। रूटीन क्या कहते हैं, रूटीन मतलब दिनचर्या। अगर आपके दिनचर्या का कोई एक छोटा सा हिस्सा है, उसे आप कहते हैं कि भाई दिनचर्या का मेरा हिस्सा है। जैसे अगर आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, कॉलेज आने के लिए आप तैयार होते हैं, फिर आपको एक तय समय होता है कि आप अगर इस समय निकलेंगे तो आपके समय बस या मेट्रो या ट्रेन या कुछ भी आप जिससे आप द्वारा आप आते हैं आपको वो मिल जाएगी और इतने समय आपको वहाँ पहुँचा देगी। इस समय जैसे आप कई सारे काफ़ी दूर दूर से आप लोग बच्चे आते होंगे तो आप लोगों को काफ़ी कठिनाइयों में महसूस होती होंगी। और मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी काफ़ी दूर से बच्चों आपके लिए आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे मौका मिला आप लोगों को पढ़ाने का। आप काफ़ी होनहार बच्चे हो सबके सब, तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि आप लोगों को पढ़ाना, और आप लोग के लिए ही मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप मेरे इस मेहनत का अपनी मेहनत आप और जोड़ेंगे और आप अपने आप को ही निखारेंगे।
बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ही बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कई जैसे एक रूटीन होता है, रूटीन का एक पार्ट होता है, तो रूटीन मतलब एक प्रोग्राम हो गया, और प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट को हम फंक्शंस कहते हैं, या सब प्रोग्राम भी कहते हैं, या हम कहते हैं सब रूटीन कहते हैं। तो प्रोग्रामर अगर कुछ अगर चेंज करना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है सब रूटीन्स को, या उनमें कुछ चेंज करता है और जो सभी प्रोग्राम्स में रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो वो उसके लिए क्या करता है, हेडर फाइल का इस्तेमाल करता है। अच्छा, कई स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स बहुत सारी होती हैं हमारे पास, they are available. See, the programmer may also create his own user defined header files. ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि प्रोग्रामर अपनी खुद की हेडर फाइल खुद डिफाइन कर सकता है और उसे इंक्लूड कर सकता है, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट फाइल्स, सोर्स कोड, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड एक ऐसा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम जो आप लिख रहे हैं उस समय, उसको आप डॉट सी से सेव कर रहे हैं। अब इस सोर्स कोड को आपने किसको दिया, कंपाइलर को दिया। कंपाइलर ने क्या किया, अब जो जो उसके मतलब हैं उस मतलब को उसने किस में कन्वर्ट किया, किसके लिए समझा रहा है, वो बाइनरी लैंग्वेज में समझा रहा है। तो ऑब्जेक्ट फाइल्स जो होती हैं वो जनरेट किसके द्वारा होती है, कंपाइलर, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द सोर्स कोड फाइल। के सोर्स कोड को जब प्रोसेस किया कंपाइलर ने, तो क्या बना हमारे पास, ऑब्जेक्ट फाइल बना। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती हैं बच्चों, उनमें बाइनरी कोड होता है, कम्पैक्ट होता है, काफ़ी सुनिश्चित तरीके से लिखा होता है कि जिससे कंप्यूटर को समझ में आ सके भाई ये कोड इसके लिए, ये कोड इसके लिए है, तो वो समझ जाएगा अपने आराम से, उसको समझाता है कम। फंक्शन डेफिनेशंस होती हैं कई सारी। लिंकर क्या इस्तेमाल करता है कि इन ऑब्जेक्ट फाइल को से क्या प्रोड्यूस करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इनपुट या आउटपुट का लेना है, तो इनपुट वो कीबोर्ड से लेगा, आउटपुट वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा, तो इसलिए लिंकर काम करता है कि आपके आउटपुट फंक्शंस को आउटपुट कंसोल मतलब आपके आउटपुट डिवाइस से लिंक कर सके। और जो इनपुट फंक्शंस होंगे, जैसे आपका स्कैनफ हो गया, आउटपुट हो गया आपका प्रिंटफ हो गया, तो अगर स्कैनफ का इस्तेमाल करेगा तो स्कैनफ को आपके किससे जोड़ेगा, आपके कीबोर्ड से जोड़ेगा। तो लिंकर ये काम करता है, हमने पहले पहले पिछले चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था। तो लिंकर लोडर की डेफिनेशन क्या होती है, इनका एक्सटेंशन होता है डॉट ओ या डॉट ओ यू टी। और ओ यू टी आउट जो एक्सटेंशन होता है वो आपके लाइनक्स प्रोग्राम्स में ही आता है। लाइनक्स के अंदर अगर आप अपने सी या सी प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो उससे आपका डॉट आउट फाइल बनती है, और बाय डिफ़ॉल्ट ए डॉट आउट फाइल बनती है। आप चाहें तो दूसरा नाम भी देके आप अपने आउटपुट फाइल बना सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर सी लैंग्वेज के या सॉरी विंडोज़ या डॉस की बात की जाए, तो उसमें डॉट ओ एक्सटेंशन आता है, और डॉस जो बनाता है ओ बी जे एक्सटेंशन आता है, डॉट ओ बी जे फाइल बनती है। अगर आप एम एस डॉस या टर्बो सी अगर आपने इस्तेमाल किया होगा, तो उसमें जो आपके आप देखेंगे फाइल देखेंगे जाके, आप टर्बो सी के बिन फोल्डर में जाके आप देखेंगे, तो उसमें आपके आप ही के प्रोग्राम की 3 फाइलें बनी होंगी, एक डॉट सी, एक डॉट ओ बी जे और एक डॉट ई एक्स सी एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और इस बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल को जनरेट किसके द्वारा किया गया है, लिंकर के द्वारा जनरेट किया गया है। और जो लिंकर है, लिंक करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करता है टू प्रोड्यूस अ बाइनरी फाइल दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो एक्जीक्यूटिव फाइल्स जो होती हैं उनका क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट ई एक्स ई। ये तो आप बेहतर अच्छे तरीके से जानते होंगे बच्चों। अब कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन, मतलब कंपाइल करना उसको, मतलब आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना, और ऑब्जेक्ट कोड किसको दिया जाता है, कंप्यूटर को दिया जाता है, जिसको वो किस में कन्वर्ट करता है, डॉट ई एक्स ई में। अब कैसे होता है, कंपाइलेशन प्रोग्राम फिगर दे रखा है 2.5 में, देखते शायद आगे फिगर दे रखी होगी, हम आगे देखते हैं। पहले फिगर देख लेते हैं बच्चों, ये देखिए ये है फिगर। देखिए, सबसे पहले आपके पास सोर्स फाइल है और ये लाइब्रेरी फाइल है। सोर्स फाइल और लाइब्रेरी फाइल दोनों प्री प्रोसेस होने जा रही हैं, प्री प्रोसेस हो रही हैं। प्री प्रोसेस होने के बाद किसके पास गई, कंपाइलर के पास गई, कंपाइलर ने इसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट फाइल बना दिया। ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स हमारी एज इट इज आ रही हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स लिंक करता है। ये लिंक करने का काम किस किस का है, किसका काम है लिंक करने का, लिंकर का। तो लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स दोनों को क्या करता है, जोड़ता है, लिंक करता है, जिससे क्या बनती है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स।
ऐसे ही कई और लिंक्स हमें और भी प्रोग्राम्स अगर बनाए हों और उनको भी लिंक करना हो तो और भी कोई सोर्स फाइल हो सकती है, उसकी भी लाइब्रेरी फाइल हो सकती है। उसको फिर उसको प्री प्रोसेस करेगा, कंपाइल करेगा और ऑब्जेक्ट फाइल बना के लिंकर के द्वारा एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। अब इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हम पीछे वाली स्लाइड में जाते हैं जहाँ ये बात कहता है। देखिए पहले स्टेप में क्या करता है, जो प्री प्रोसेसर जो होता है वो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम जो होता है वो इट रीड्स द सोर्स फाइल, वो सोर्स फाइल को पढ़ता है एज टेक्स्ट, प्रोड्यूस करता है दूसरे टेक्स्ट फाइल को एज आउटपुट। जो सोर्स कोड जो होता है आपका, कोड लाइन्स होता है जिससे बिगिन विद हैश सिंबल आर नॉट एक्चुअली रिटर्न इन सी बट इन द प्री प्रोसेसर लैंग्वेज। ध्यान देने वाले बच्चों, जो भी आप हैश करके लिखते हैं, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ डिफ, हैश एंड इफ, कई सारे डायरेक्टिव्स हैं आपके प्री प्रोसेसर के, वो सारे किस में लिखे जाते हैं, प्री प्रोसेसर लैंग्वेज। वो सी का पार्ट नहीं होता, सी से थोड़ा ऊपर होता है। ये प्री प्रोसेसर किसी भी कंपाइलर को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई आप ये करिए, आप वो करिए। जो आउटपुट होता है प्री प्रोसेसर का, वो एक टेक्स्ट फाइल बन के आती है इसमें कोई भी प्री प्रोसेस स्टेटमेंट नहीं होती है। ये फाइल रेडी होती है टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंपाइलर। माफ कीजिएगा बच्चों। जो लिंकर होता है वो जोड़ता है ऑब्जेक्ट फाइल को विद लाइब्रेरी रूटीन्स, मतलब रूटीन्स मतलब प्रोग्राम्स, लाइब्रेरी के प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर आपके हेडर फाइल्स के प्रोग्राम्स होते हैं कि अगर प्रिंटफ का अगर करना है तो प्रिंटफ क्या काम करता है, कैसे करता है, वो कौन बताता है, लाइब्रेरी बताएगा बच्चों। विद द कंपाइलर एंड टू प्रोड्यूस अ फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल, वही प्रोसेस इसके अंदर दिखाया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मैं आप जो वीडियो आपको पोस्ट करूंगा इससे आप इसको पॉज करके या इसको पीछे वापस करके आप दोबारा भी सुन सकते हैं। और तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास मेरे केबिन में आके आप देख सकते हैं। यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, आई एम अवेलेबल। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स दे सकते हैं। एली एडमी पे जो कोर्स हमारा चल रहा है इसके अंदर आप जाके कमेंट्स अपने दे सकते हैं। और बहुत ही आपको कोई भी दिक्कत हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल बच्चों, आप लोग के लिए हैं हम बिल्कुल। आगे बात करते हैं देखिए कमेंट्स की। देखिए कमेंट्स क्या होते हैं, देखिए कमेंट्स आपके दो टाइप के, दो बैक स्लैश लगे, और ये कब इस्तेमाल होता है, जब हमें सिंगल स्टेटमेंट हो, एक लाइन की। अगर अगर इतनी सी लाइन मुझे देनी है तो एक लाइन से पहले मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, ये। अब होता क्या है कि कमेंट्स हम देना पड़ता है जैसे जो रीडर जो होता है उसको समझ पाए कि भाई कोड कैसे, कोड को समझ पाए कि कोड कैसा लिखा है, उसको अच्छे से समझ में आ पाए। कमेंट्स जो होता है एक्सप्लेनिंग व्हाट द प्रोग्राम डज, प्रोग्राम क्या काम कर रहा है उसको एक्सप्लेन करने का तरीका कमेंट्स के द्वारा किया जाता है। एक इंटरनल प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन हो गई। कंपाइलर इग्नोर्स द कमेंट्स, ध्यान रखना बच्चों, कंपाइलर उन स्टेटमेंट्स जिनके आगे ये डबल स्लैश लगे होते हैं, बैक स्लैश लगे होते हैं, या मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए एक बैक स्लैश, स्टार, और शुरुआत इससे हुई और ख़त्म इससे हुआ, तो शुरुआत इससे हुई स्लैश स्टार से और स्टार स्लैश से ये ख़त्म हो गया। ये होती है मल्टीपल स्टेटमेंट्स करनी है, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, हमारा पैराग्राफ है, तो उसके लिए हमारा ये इस्तेमाल होता है। और कंपाइलर क्या करता है, इनको इग्नोर करता है व्हेन फॉर्मिंग द ऑब्जेक्ट फाइल। दिस मीन द कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, कमेंट्स कभी एग्जीक्यूट नहीं होते। तो सी हमारे दो टाइप के इस्तेमाल करता है, एक डबल बैक स्लैश और एक बैक स्लैश स्टार कमेंट होता है। स्टार्ट इससे होता है और ख़त्म इस पे होता है। अब बात करते हैं बच्चों कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स हैज सी हैज सेट ऑफ 32 रिजर्व्ड कीवर्ड्स ऑफन नोन एज कीवर्ड्स। कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, उनको वो क्या कहता है, कीवर्ड कहता है। ऑल कीवर्ड्स आर बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स दैट हैव अ फिक्स्ड मीनिंग। सारे जो कीवर्ड्स होते हैं एक सीक्वेंस होता है अक्षरों का, कैरेक्टर्स का, जिसका कोई ना कोई एक मतलब होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट, बाय कन्वेंशन, बाय रूल, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ होती हैं उनमें सारे कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें लोअर केस लेटर्स में ही लिखा जाता है। ये बच्चों ध्यान में देने वाली बात है कि सी की डिमांड ध्यान रखो कि जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस लेटर्स मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएं। जैसे कि देखो एग्जांपल्स हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल, ऑटो, कॉमा लगा देना बच्चों, कॉमा आएगा, ब्रेक, केस, स्कैर, कंटिन्यू, डू, डबल, else, enum, extern, float, go to, if, int, long, register, and so on. Size of, static, struct, switch, type def, union, unsigned,
वॉइड एंड वोलेटाइल। ऐसे कई सारे हैं, 32 कीवर्ड्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं हम बच्चों आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? दे आर द नेम्स given to program elements such as variables, arrays, functions। जो रूल्स होते हैं इनके आइडेंटिफायर नेम को फॉर्म करने के, उसमें ये पहला रूल ये आता है कि भाई कि आप इसमें नहीं कर सकते इंक्लूड, क्या नहीं कर सकते, ऐसे कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे आपका हैश, डॉलर, कैप, क्वेश्चन मार्क, डॉट, कॉमा, कुछ भी ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं आपके या स्पेशल कैरेक्टर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट किसके, किसको छोड़कर, अंडरस्कोर को छोड़कर। देर कैन नॉट बी टू सक्सेसिव अंडरस्कोर, एक साथ दो अंडरस्कोर एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, हालांकि आप अंडरस्कोर लिख के कुछ और ए अंडरस्कोर ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव नहीं होंगे, मतलब एक के बाद एक, एकदम से एक कॉन्सिक्यूटिव नहीं आ सकते। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स जो हम पिछले इस पर देखे तो उनके इस्तेमाल आप आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं कर सकते। अगर आपने किसी अपने किसी इसका नाम लिखा है, इंट शॉर्ट लिखा है, तो शॉर्ट आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि शॉर्ट एक बता में कीवर्ड है। तो नेम्स जो होते हैं हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब कि अगर आपने शॉर्ट में लिख रहे हैं, अगर इंट ए लिखा है, अगर एक मैं ए ले रहा हूँ, एक वेरिएबल का नाम अगर ए है और एक वेरिएबल का नाम अगर हमारा स्मॉल है, ए है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है बच्चों, ठीक है। और जैसे ये फर्स्ट और फर्स्ट में अंतर हो गया है, और ये भी फर्स्ट भी अंतर हो गया, ठीक है, अलग अलग हैं सारे। और एक अल्फ़ाबेट का से स्टार्ट होना ज़रूरी है या फिर एक अंडरस्कोर से स्टार्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम या तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। रीजनेबल लेंथ होती है, शुड नॉट कंटेन मोर देन 31 कैरेक्टर्स के, आपका इतना बड़ा अपने नाम 31 कैरेक्टर्स तक का, 31 लेटर्स का आपने बना दिया। जैसे रोल नंबर हो सकता है, मार्क्स, नेम, एम्प्लॉय नंबर, बेसिक पे, एच आर ए, डी ए, डिपार्टमेंट कोड, देखिए इसमें अंडर कोर्स भी आ रहा है, अंडर कोर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये डेटा टाइप्स हैं हमारे सी की। देखिए ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कैरेक्टर, अनसाइन कैरेक्टर, साइन कैरेक्टर, ये आई थिंक मैं क्लास में समझा चुका हूँ। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं इस इंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। इंट की बात करते हैं। इंट हमेशा बाय डिफॉल्ट साइज लेता है 2 बाइट्स। मैं आपको नोटपैड ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, आपका एक इंटीजर कितना साइज लेता है, 2 बाइट्स। और 1 बाइट कितना होता है, सॉरी 8 बिट्स। एक निबल कितना होता है, इस 4 बिट्स। तो क्या हम इसको हम 2 निबल्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, सिंपल है बच्चों। और अगर हम 2 बाइट्स की बात करें तो 2 बाइट्स हमारे कितने कितने बराबर हो गए, 16 बिट्स। अब सवाल ये उठता है, हाउ मैनी नंबर्स, और या हम कह सकते हैं इंटीजर्स, कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 16 बिट्स। इस सवाल का जवाब अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। आप कभी भी अगर ये सवाल भूल जाओ या इसका जवाब आपको नहीं आए तो आप ये बात का ध्यान रखना बच्चों कि हाउ मैनी आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन 16 coins are tossed। How many outcomes are possible when 2 coins are tossed। जब 2 कॉइन्स टॉस किए तो उसमें एक या तो एच आएगा या तो आएगा टेल्स, मतलब 2 आउटकम्स। एक कॉइन टॉस करेंगे तो एच या टी आता है, 2 आउटकम्स आते हैं एक कॉइन से। अगर 2 कॉइन करेंगे तो कितने आउटकम आएंगे, या तो दोनों हेड्स आ सकते हैं, या तो दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड दूसरा टेल आएगा,
फिर दूसरे का पहले का टेल आ सकता है, दूसरे का हेड आ सकता है, या दोनों ही टेल्स आ सकते हैं। तो कितने आउटकम हो गए? 4 आउटकम्स हो गए। सिमिलरली जिसका मतलब हम इसको कैसे कह सकते हैं? 2 पावर 2। ठीक है, अगर 3 कॉइन टॉस किए, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो कितने आउटकम आ सकते हैं? 8 आउटकम्स आएंगे। व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, कितने आ सकते हैं बच्चों? 16, क्योंकि 2 पावर 4। तो सिमिलरली एन कॉइन्स टॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? एन कॉइन्स के केस में आ जाएगा 2 टू द पावर n, क्योंकि हर एक कॉइन के टॉस करने पे कितने आउटकम आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो n कॉइन टॉस करेंगे तो कितना आएगा? 2 पावर n। ठीक है, तो इसी रूल को हम ध्यान में रखते हुए हम अब उसमें देख सकते हैं कि अगर 16 कॉइन्स टॉस किए जाए तो इसका आंसर क्या आ सकता है? 2 टू द पावर 16। सिमिलरली कितने बिट्स, कितने इंटीजर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं? 2 टू द पावर 16। कितना होता है 2 टू द पावर 16? 2 टू द पावर 6 into 2 to the power 10। अब 2 to the power 6 क्या होता है बच्चों? 64। और 2 to the power 10 क्या होता है? k। तो हम क्या कह सकते हैं? 64 के इंटीजर्स हो सकते हैं। हमारे 64 के 65,536 इंटीजर्स 16 बिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और हमारे कंप्यूटर काउंटिंग स्टार्ट करता है 0 से। तो नंबर्स टोटल हमारे, पहला नंबर 0 हो गया, अंत में नंबर हमारा ये हो गया। और ये हो गए हमारे आप साइंड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अनसाइंड इंटीजर्स, क्योंकि इनमें प्लस साइन ही है, नेगेटिव साइन के नहीं है। और अगर हमें इसी को नेगेटिव साइड में लेके जाना है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 क्यों होगा देखते हैं। 32768 से लेकर 32767, ये हो गई रेंज हमारी साइंड इंटीजर की। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास ये चीज़ है, यहाँ पर हमारा माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये आपका हो गया प्लस इन्फिनिटी, और इसकी हो गया 0। अगर सपोज करें यहाँ पर आपका 0 से लेकर 65536 है, मतलब 0655535 है, अगर सपोज करें यहाँ पर, तो इस रेंज को, इतनी रेंज को आपको इस तरफ लेके जाना है ताकि रेंज बराबर है। सपोज करें अगर हमारी रेंज अगर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अगर हम लें कि यहाँ से अगर हम 8 ले लें, और यही 8 स्पेसिंग मेरी इस तरफ भी आए, बराबर रहे, कुछ हिस्सा इसका, आधा हिस्सा इधर आएगा तो आधा इधर रहेगा, तो टोटल 8 ही रहेंगे। तो अगर हमें 4 यहाँ से लें और 4 यहाँ तक करें, तो मेरे ख्याल से 8 हमारे डैशेस की स्पेस आ जाएगी। सिमिलरली ये टोटल हमारा हो गया 65536 नंबर्स हो गए टोटल 65,536। इनमें नेगेटिव साइड आपकी ये हो गई और पॉजिटिव साइड आपकी ये हो गया कि 0 to n-1 होता है। तो हमारे हो गया साइंड इंटीजर्स, ये हो गया हमारे अनसाइंड इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, हम वापस चलते हैं। देखिए बच्चों, तो हमारे पास कैरेक्टर है, अनसाइंड कैरेक्टर हो गया और साइंड कैरेक्टर हो गया। ठीक है, एक कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है, अनसाइंड कैरेक्टर की स्पेस है, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं बच्चों? 8 बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स हो गए। और इन 8 बिट्स का जो इस्तेमाल है, इसका मतलब कैसे, कितने नंबर रिप्रेजेंट हो सके 8 बिट से? 256। तो 256 की काउंटिंग कैसे स्टार्ट होगी? 256 की, 0 से 255 तक। इसका हम आधा कर देंगे और हमें जो कि साइंड में दिखाना है, तो साइंड कैरेक्टर और कैरेक्टर रेंज बराबर होती है। जब साइंड अगर शब्द लिखें या ना लिखें तो रेंज सेम रहेगी। ठीक है, सिमिलरली इंट और साइंड इंट एक जैसे हो गए। ये हो गया आपका अनसाइंड इंट। साइंड शॉर्ट इंट और शॉर्ट इंट एक जैसा होता है, शॉर्ट इंट। ठीक है,
बराबर हो गए ये, ठीक है। और आई थिंक ये और ये बराबर हुए हैं और ये भी सब बराबर हैं इसमें। अनसाइंड शॉर्ट एंड सेम रहा। लॉन्ग एंड, लॉन्ग मतलब इसके डबल रेंज इसकी, तो डबल रेंज हो गया आपकी इतनी, 4 बाइट्स की। लॉन्ग एंड इतना हो गया, और साइंड लॉन्ग एंड इतना हो गया। तो साइंड और साइंड लॉन्ग एंड और लॉन्ग एंड दोनों के सेम 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 हुई। फ्लोट की रेंज आपके साइज होता है 4 बाइट्स, तो 3.4 टू द पावर इंटू 10⁻⁻38 से लेकर 3.4 इंटू 10⁻38। और डबल की रेंज 8 बाइट्स है, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻308 से लेकर 1.7 इंटू 10⁻+308 तक। लॉन्ग डबल इसका और डबल हिस्सा हो गया, तो 8 बाइट्स के जगह वो कितना लेगा, 10 बाइट्स लेगा। तो 3.4 इंटू 10⁻⁻4932 से लेकर 1.1 इंटू 10⁻⁴932 तक। तो इतनी रेंजेस की आपके पास डेटा टाइप्स है। आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इनके साइजेस पता होने चाहिए। और जनरली आपसे इंटीजर के बारे में ही पूछा जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें भी समझ में आता है, या जो एग्जामिनर्स हैं उनको भी समझ में आता है कि आप, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको याद रखना। तो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल होगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आप लोगों को इसके अतिरिक्त 5 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं एक सेमेस्टर के अंदर। तो नेचुरली आपके लिए काफ़ी ये दिक्कत हो सकती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स इन सी, ठीक है। अब वेरिएबल जो होता है एक मीनिंगफुल नाम होता है किसी डाटा स्टोरेज लोकेशन को, कंप्यूटर मेमोरी में किसी लोकेशन पे, लोकेशन में जो कोई डाटा अगर स्टोर होता है उसका हमने नाम दिया होता है कि ये स्टोरेज हमारा इस नाम से जाना जाएगा। दो टाइप के नेम हो सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है या कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो जैसे इंट एम्प्लॉय नम हो गया, फ्लोट सैलरी, कैरेक्टर ग्रेड, डबल डेटा टाइप का बैलेंस अमाउंट, ये हमारे क्या हैं कि नाम हो गए। अनसाइंड शॉर्ट एंड का अकाउंट नंबर, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करेगा। कोई इंटीजर वैल्यू जो होती है एक होल नंबर भी हो सकते हैं विदाउट अ फ्रैक्शन पार्ट, या डेसिमल पॉइंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है जिसमें डेसिमल होता है अंदर। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं उनको हम शॉर्ट, लॉन्ग, साइन एंड साइड के साथ, हम जैसे मॉडिफायर के साथ उनको लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सी के पास एक न्यूमेरिकल वेरिएबल साइंड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कैरेक्टर वेरिएबल्स कैन इंक्लूड एनी लेटर फ्रॉम अल्फ़ाबेट, जैसे एस्काई चार्ट हो गया या नंबर 0 to 9 होंगे, दैट कैन बी पुट यूजिंग सिंगल कोट्स, मतलब एक सिंगल कोट्स में ऐसा लिखा जा सकता है। या आप मुझे 2 लिखना है तो सिंगल कोट्स के बीच में, ध्यान रहे डबल कोट्स के बीच में बिल्कुल नहीं बच्चों। और ये बच्चों ध्यान रखने वाले, वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है वो हमेशा एक सेमीकोलन से एंड होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, वेरिएबल वो है जिनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। दे आर आइडेंटिफायर्स हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं। डू नॉट चेंज होना चाहिए था, क्योंकि ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो उनकी वैल्यू नहीं चेंज होती, डू नॉट आता है। डज तब आता है जब कांस्टेंट इज आइडेंटिफायर हुज वैल्यू डज नॉट चेंज आता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं इसके अंदर, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको मैं आपके सामने सही पेश करूं, जो गलतियों को हटाऊंगा। कांस्टेंट्स आर यूज टू डिफाइन फिक्स्ड वैल्यूज, जैसे पाई हो गया या चार्ज और इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। जैसे कांस्टेंट फ्लोट पाई, पाई एक नाम दिया वेरिएबल का, जिस वेरिएबल है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, उसको हमने कांस्टेंट कर दिया 3.14, या उसको प्री प्रोसेसर कमांड के द्वारा भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, हैश डिफाइन नाम दे दिया वेरिएबल का और उसकी वैल्यू मैंने कांस्टेंट दे दी मैंने। रूल्स दैट नीड टू बी अप्लाई टू हैश डिफाइंड स्टेटमेंट विच डिफाइंस द कांस्टेंट, क्या क्या रूल्स हैं। कांस्टेंट नेम्स जो होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, जनरली कैपिटल लेटर्स में होता है, लेकिन लोअर केस लेटर्स में भी, विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर वेरिएबल, बट विच आर नॉर्मली रिटन इन लोअर केस लेटर्स। तो सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उसको, या उसको अलग दिखाने के लिए हम उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन ऐसा कोई कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, कोई ब्लैंक स्पेसेस, मतलब कोई आप स्पेस जो कैरेक्टर वो नहीं दे सकते
इन बिटवीन द हैश सिंबल एंड द डिफाइन सिंबल। इनके हैश और डिफाइन के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते बच्चों, ठीक है। ब्लैंक स्पेस मस्ट बी यूज्ड व्हेन हैश डिफाइन और कांस्टेंट नेम के बीच में, और बिटवीन कांस्टेंट नेम और कांस्टेंट वैल्यू के बीच में, कि आपका हैश डिफाइन बिना स्पेस के चिपकता हुआ आ गया, और स्पेस दे के आपने नाम लिखा और स्पेस दे के उसकी वैल्यू लिख दी। हैश डिफाइन एक प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है और एक स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका एंड जो होगा सेमीकोलन से नहीं हो सकता। इट डज नॉट एंड विद अ सेमीकोलन। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि आपके ये स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट्स हमेशा एक सेमीकोलन से एंड होती हैं, जबकि ये स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट नहीं है तो ये सेमीकोलन से एंड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्ट्रीम्स की बात करते हैं। एक स्ट्रीम है, दो तरीक़ों से काम करता है। एक सोर्स ऑफ डेटा भी कह सकते हैं या डेस्टिनेशन डेटा भी कह सकते हैं। एक स्ट्रीम एक डेटा का सोर्स जहाँ से डेटा आ रहा है, और या फिर जहाँ पे डेटा जा रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि एक स्ट्रीम होगी एक टू वे लोन की तरह, रोड की तरह। जैसे आपके हाईवेज हो गए तो एक में आपके एक तरफ सारे जाने वाले और दूसरी तरफ आपके आने वाले, तो दो रास्ते हो गए आपके। तो ये हमारा हो गया, जैसे एक कीबोर्ड दे रखा है और एक मॉनिटर दे रखा है। ये हो गया हमारा इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट। तो इनपुट स्ट्रीम, आई स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम डाटा भेज रही है, ठीक है। ये डाटा इनपुट डाटा होगा, ये हो गया आउटपुट डाटा। कि अगर आने वाले रास्ते से कोई आ रहा है तो वो इनपुट है, और जाने वाले रास्ते से कोई जा रहा है तो वो है आउटपुट। तो टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर हमारा एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी होते हैं, जिनको दो लाइन में डिवाइड किया जाता है। हर लाइन अपनी टर्मिनेट होती है न्यू लाइन कैरेक्टर से। और दूसरे बात में बाइनरी स्ट्रीम होता है, उसमें डाटा वैल्यूज़ होती हैं यूजिंग देयर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो टेक्स्ट स्ट्रीम होती है और एक होती है बाइनरी स्ट्रीम, ठीक है। तो इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा की बात करता है। स्ट्रीम रजिस्टर्ड विद फिजिकल डिवाइस जैसे मॉनिटर और या विद फाइल स्टोर्स ऑन सेकेंडरी मेमोरी। हालांकि हम इनपुट आउटपुट कीबोर्ड मॉनिटर से करते हैं या किसी भी फाइल से भी कर सकते हैं। बस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो सोर्स ऑफ डेटा है वो कीबोर्ड है और डेस्टिनेशन डेटा एक मॉनिटर है। हम सिर्फ एज्यूम करके चलेंगे, बाकी हालांकि हम कहीं से भी कुछ भी आउटपुट दे सकते हैं। हम आउटपुट को किसी फाइल में स्टोर भी करा सकते हैं। हम जो भी आउटपुट देते हैं उसको किसी हम फाइल में स्टोर करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। हम देखते हैं आगे क्या होता है हमारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। बात आती है हमारे प्रिंट एफ फंक्शन की। देखो प्रिंट एफ को के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कन्वर्जन स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरा होता है वेरिएबल लिस्ट। तो दो पैरामीटर्स ले रहा है एक फंक्शन, कुछ पैरामीटर्स लेता है, कुछ इनपुट्स लेता है, जिसके ऊपर वो कुछ काम करता है, और काम करने के बाद उसके बाद वो काम खत्म करता है सेमीकोलन के द्वारा। तो फंक्शन जो होता है ये प्रिंटफ फंक्शन जो होता है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के काम में आता है, जो रिक्वायर्ड होती है यूज़र के लिए। यूज़र को काफ़ी इसकी ज़रूरत होती है, और प्रिंट भी करता है वैल्यूज़ का, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट भी करता है। इसका सिंटैक्स, इसका लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है बच्चों। पैरामीटर जो कंट्रोल स्ट्रिंग होती है इज़ अ सी स्ट्रिंग, पैरामीटर कंट्रोल स्ट्रिंग, जो एक टेक्स्ट कंटेन करती है, जैसे कन्वर्जन स्ट्रिंग हो गई। उसको लिखना होता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर, कि आप मॉनिटर पे कुछ आपको डिस्प्ले करना है टेक्स्ट कुछ भी फॉर्म में, तो वो आपकी हो गई पैरामीटर कंट्रोल स्ट्रिंग। और उसके स्ट्रिंग जो होती है उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, परसेंट लगाया जा सकता है, कुछ फ्लैग्स होते हैं, विड्थ होती है कि हमें कितनी स्पेस से देना है, कुछ प्रिसीजन होता है, डॉट लगा के प्रिसीजन, लेंथ, या उसको हम स्पेसिफायर कहते हैं। देखिए स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं, परसेंट सी अगर हम लगाएं, परसेंट लगा के अगर हम सी लगाएं, देखो बच्चों ये इस चीज़ से भी लिंक्ड है, ये चीज़ इससे भी लिंक्ड है, और ये चीज़ हमारी इससे भी लिंक्ड है। तो जो फ्लैग्स की बात ये कर रहा है, विड्थ की बात ये कर रहा है, विड्थ का में आके आएगा, विड्थ की बात ये नहीं कर रहा, लेंथ की बात ये कर रहा है, और प्रिसीजन विड्थ की बात हम आगे देखेंगे कैसे काम होता है। चलिए थोड़ा पॉज लेते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, जो हम अगर परसेंट स्पेसिफायर की बात करें, सी होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए, डी होता है डेसिमल वैल्यूज़ के लिए, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ
जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए होता है। कैपिटल ई या स्मॉल ई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, जैसे आपने ई वाले जो फॉर्मेट होता है जैसे 10 टू पावर होता है उसके लिए लिख सकता है। और उन्हीं फॉर्मेट को हमें शॉर्टर फॉर्मेट में लिखना है, इन्हीं को और शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना है जो जी या स्मॉल जी होता है और उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ओ जो होता है ऑक्टल के लिए होता है। एस होता है सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स के लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए होता है। यू होता है अनसाइंड डेसिमल वैल्यू के लिए। एक्स या कैपिटल एक्स हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए होता है। एच जो होता है लेंथ बताता है कि भाई आप शॉर्ट एंड इस्तेमाल कर रहे हैं या अनसाइंड शॉर्ट एंड इस्तेमाल कर रहे हैं। अनसाइंड है तो आपका आएगा यू, और अगर नहीं है तो आपका सिंपल एच आ जाएगा। आई जो होता है, सॉरी एल होता है स्मॉल एल। स्मॉल एल, स्मॉल एल स्मॉल होता है आपका लॉन्ग इंट के लिए या अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए। किसके लिए? इंटीजर स्पेसिफायर्स के लिए। और कैपिटल एल जो इस्तेमाल होता है आपका आर्गुमेंट अगर लॉन्ग डबल है तो उसके लिए कैपिटल एल इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैग्स में आपका माइनस आता है कि लेफ्ट जस्टिफाई, कि अगर मेरे को अगर एक नंबर प्रिंट करना है 5 स्पेस छोड़कर, लेफ्ट माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा बच्चों, तो अगर मुझे लेफ्ट जस्टिफाई करना है कि नंबर लिखने के बाद कितना स्पेस लिया जाए, लेफ्ट जस्टिफिकेशन, तो उसके लिए हमारा कितना साइन होता है? प्लस। और अगर सॉरी माइनस, और अगर डाटा डिस्प्ले करना है न्यूमेरिक साइन के द्वारा हम ये भी कर सकते हैं, और इसको हम राइट जस्टिफाई भी कर सकते हैं। सिंपल अगर नंबर लिखेंगे तो नंबर प्रिंट होने के बाद वो राइट जस्टिफाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट जस्टिफिकेशन या राइट जस्टिफिकेशन मतलब हमें टेक्स्ट को एक तरफ लिखना है या दूसरी तरफ लिखना है तो वो भी हो सकता है। प्लस माइनस की बात हम कर लेंगे आगे। और अगर हम ये हैश लगा रहे हैं तो प्रोवाइड एडिशनल मॉडिफायर्स जैसे ओ एक्सो फॉर ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल वैल्यूज रिस्पेक्टिव फॉर जो ऐसी वैल्यूज जो ज़ीरो से अलग होती हैं, इनका इस्तेमाल होता नहीं। नंबर ज़ीरो भी रिप्रेजेंट होता है कई जगह फ्लैग्स में कि लेफ्ट पैडेड विद ज़ीरो, सिर्फ मतलब नंबर से पहले ज़ीरो ज़ीरो लिखे जाए, हर बार स्पेसिस के जगह ज़ीरो ज़ीरो लिखा जाए, इस तरह से लिखा जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्कैनर फंक्शन की बात करें बच्चों, स्कैनर होता है टू रीड, मतलब उसको पढ़ना है फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। जो सिंटैक्स होता है स्कैनफ का किस तरह से होता है कि स्कैनफ वही कंट्रोल स्ट्रिंग होती है जैसे फ्रंट में ले रहा था, कुछ आर्गुमेंट्स हो गए, ठीक है। और सेम फॉर्मेट है, स्टार अपना परसेंट साइन आ गया, स्टार आ गया, विड्थ आ गया, मॉडिफायर्स आ गए और टाइप आ गया। स्टार क्या होता है? एक ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है जो सप्रेस करता है असाइनमेंट ऑफ द सप्रेस करता है असाइनमेंट ऑफ द इनपुट फील्ड के जो इनपुट ले रहे हैं उसके ऊपर अगर आप कुछ करना चाहें। इट इंडिकेट्स दैट डाटा शुड बी रेड फ्रॉम द स्ट्रीम बट इग्नोर्ड, दैट मतलब उसको इग्नोर, उसको मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं करना, सिर्फ ले तो लो, इनपुट कर लो लेकिन उसको स्टोर नहीं करना है, तो उसके लिए स्टार इस्तेमाल होता है। विड्थ बताता है कि भाई आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप उसको पढ़ सकते हैं। मॉडिफायर होता है ऑप्शन जैसे एच एल, ये होते हैं आपके, ठीक है। टाइप में आपका अगर जैसे जो सेम स्पेसिफायर टाइप जो हमने पढ़े हैं सी और है परसेंट सी परसेंट एल परसेंट डी, उसके लिए जैसे देखिए परसेंट डी हो गया आपका जैसे अगर हम इसकी बात करें, देखिए एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर प्रिंट एफ न्यू लाइन नई नीचे एंटर करके लिखो एंटर द वैल्यूज़, फिर परसेंट डी परसेंट एफ परसेंट सी, मतलब परसेंट डी हो गया तो इस नम की बात कर रहा है जो ये नम डिक्लेयर्ड है। फिर परसेंट एफ हो गया मतलब फ्लोट है तो एम परसेंट। अब ये एंड का मतलब क्या, आगे भी देखते हैं हम। ये एंड का मतलब होता है एड्रेस, ये एंड लिखना ज़रूरी है बच्चों, ध्यान रखना। एंड नहीं लिखा तो बात नहीं बनेगी, एरर आ जाएगा या तो आपको प्रोग्राम आपका सही से इनपुट नहीं लेगा, ठीक है। सी एच मतलब परसेंट सी जो हमने कैरेक्टर सी बनाया है। स्ट्रिंग लिया है तो परसेंट एस टी आर स्ट्रिंग के केस में हम कभी भी जब परसेंट एस लेना हो और एक स्ट्रिंग दे रहे हो, कैरेक्टर स्ट्रिंग दे रहे हो या कैरेक्टर एरे दे रहे हो, तो उसके लिए हमें ये एम परसेंट ए, कोशिश करता हूँ बच्चों लिखने की, एम पी ई आर एस ए एन
डी एम्परसेंड, तो इस साइन को हम कहते हैं एम्परसेंड। शॉर्ट के लिए हमारा एच डी आ गया, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, इंट के लिए डी हो गया, शॉर्ट के लिए एच हो गया, एल हो गया हमारा लॉन्ग इंट के लिए। डबल के लिए हमारा आ गया परसेंट ई इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों ऑपरेटर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे? अरिथमेटिक, रिलेशनल, इक्वालिटी, लॉजिकल, यूनरी मतलब सिंगल ऑपरेंड इस्तेमाल करने वाले, कंडीशनल, बिटवाइज, असाइनमेंट, कॉमा और साइज ऑफ। मल्टीप्लाई की बात करें बच्चों, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस, ये हमारे कौन से ऑपरेटर्स हैं? दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये हमारा मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस। a इंटू बी, a डिवाइडेड बाई बी, a एंड b का एडिशन, a प्लस बी, a माइनस बी, a परसेंट बी। a परसेंट बी मीन्स इनका हमें रिमाइंडर देगा, ठीक है। और रिजल्ट a एंड b, a डिवाइड बाई b, दिस एंड दिस। तो अगर हमारे पास a अगर हमारा दे रखा है 9 और b दे रखा है 3, अगर a इंटू बी किया जाए तो 9 इंटू 3 27, a डिवाइड बाई बी 9 डिवाइड बाई 3 किया जाए तो 3, 9 और 3 को जोड़ा जाए तो 12, 9 में से 3 घटाया जाए तो 6, और 9 और 3 के डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसे हम कहते हैं क्या? हमने शो कर दिया 0, क्योंकि 9 इज डिविजिबल बाय द नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो डिविजिबल होता है तो उसको आप इसमें रिमाइंडर से आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इक्वल टू को पहले मत लिखना बच्चों, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो आप ऐसे लिखने के बजाय अगर ऐसा लिखा इक्वल टू ये, तो ये चीज़ गलत रह गई, या फिर आपने ऐसा लिखा, ये भी गलत है। दिस इज ऑलवेज राइट। आप इसी तरीके से लिखेंगे कि तभी वो पहचान पाएगा कि एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हैं, बाकी ये पहचान में नहीं पाएगा, ये क्या हो गया, रॉन्ग है बच्चों। तो रिलेशन कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं हम, लेस देन, ग्रेटर देन। इक्वालिटी में हमारा दो चीज़ आती हैं, एक डबल इक्वल टू होता है और एक होता है इक्वल टू। इक्वल टू होता है हमारा किसी चीज़ को असाइन करने के लिए। तो अगर a और b नंबर्स हैं, a की वैल्यू है, a की वैल्यू कुछ नहीं है, a की वैल्यू कुछ नहीं है और b की वैल्यू है 10, तो इस a और b का मतलब है कि b की वैल्यू 10, a जो है 10 है वो किसको चल जाएगी, a को चल जाएगी, असाइन हो जाएगी वैल्यू। क्योंकि इस केस में अगर हम a इक्वल टू b लिख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इसको कंपेयर करेगा कि क्या a और b बराबर हैं या नहीं है। और हम एक नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं, मैं अच्छे से वो करके बता देता हूँ, शायद अच्छा से लिखा है मैंने। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि भाई क्या a और b बराबर हैं, नहीं, a और b बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करें, इसके ऊपर हम कर सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स। तो डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। रिटर्न्स 1 इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल, 1 का मतलब हो गया ट्रू, रिटर्न्स ट्रू इफ दिस, 0 मीन्स फॉल्स, 0 मीन्स फॉल्स। ठीक है बच्चों, इफ ऑपरेंड्स डू नॉट हैव सेम वैल्यू, अगर नॉट इक्वल टू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर दोनों बराबर हैं इक्वल डबल इक्वल टू के केस में तो हाँ मतलब ट्रू, नहीं तो फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके आगे एंड, और नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो एक ही होते हैं, जैसे प्लस प्लस, और ये माइनस, प्लस प्लस पहले पहले और प्लस प्लस बाद में। देखिए क्या हो रहा है इस केस में, देखिए x की वैल्यू क्या है और y की क्या है। अगर मैं दो बॉक्सेस बना दूं, एक x का और एक बॉक्स बना हमारे मेमोरी में y का, जैसे हमने इंटीजर डिक्लेयर किया, हर एक का स्पेस कितना है
2 बाइट्स, इसका भी कितना लेगा 2 बाइट्स। x की वैल्यू शुरुआत में दे रखी है 10, ठीक है, और y को हमने कुछ नहीं दिया, y का कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कुछ भी वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, एनी वैल्यू, जिसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट करना है, देखिए प्लस प्लस का मतलब हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक वैल्यू जो बढ़ाता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय माइनस वन, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस, ये हो गया आपका इंक्रीमेंट, ये हो गया आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो डिक्रीमेंट मतलब एक से घटाना, और एक से घटाना, और अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो एक से बढ़ाना, ठीक है। चलिए सॉरी, अब जैसे अगर हम बात करें कि भाई y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, इसका मतलब ये होता है कि पहले x की वैल्यू y के पास जाएगी, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है पोस्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये हो रहा है हमारा प्री इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीमेंट बाद में होगा। तो अगर मेरा x की वैल्यू y में जा रही है, पहले हम होगा हमारा x की वैल्यू किस में जाएगी, y में जाएगी, x की वैल्यू कितनी है 10, y के पास कितनी गई 10, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, x में इंक्रीमेंट होगा, तो x में इंक्रीमेंट होकर मेरे पास क्या आना चाहिए, देखें ज़रा क्या हो जाएगा x में इंक्रीमेंट होके 11। अगर हम ये लिखते y इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स, तो हम करते तो क्या होता, पहले x में इंक्रीमेंट होता, उसके बाद y की वैल्यू, x की वैल्यू किस में जाती, y में जाती। तो अगर हमारा इनिशियल वैल्यू अगर हम देखा जाए, तो अगर हमने इनिशियल वैल्यू हमने देखी, अगर इनिशियल वैल्यू मेरे पास अगर 10 थी और यहाँ y के पास कुछ नहीं था, जिसको हम गार्बेज वैल्यू कह सकते हैं, तो अब पहले क्या हुआ, x में इंक्रीमेंट हुआ, पहले x की वैल्यू क्या हो गई, अलग स्टेटमेंट है बच्चों, अगर इसके साथ साथ जो वैल्यू में फ़र्क होता, अगर इसी के बाद में ये लिखता तो अलग वैल्यू आती, ये एक बार हमने ये लिखा और दूसरी दफ़ा हमने ये लिखा, तो दोनों केस में अलग अलग वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं। तो पहले x में इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद ये y में वैल्यू उसमें क्या होगी, कॉपी होगी, असाइन हो गई। तो ये मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट का, और ये मतलब होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट का। कंडीशनल ऑपरेटर की बात करें बच्चों, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं आपका क्वेश्चन मार्क और कोलन के साथ, जैसे इफ एल्स की तरह स्टेटमेंट होता है, कैन बी रिटन विद इन एक्सप्रेशंस, कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये करिए, नहीं तो ये करिए। अगर एक्सप्रेशन वन ट्रू है देन एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन टू, अदरवाइज या एल्स एक्सप्रेशन थ्री। तो अगर मुझे a ग्रेटर देन b बताना है कि भाई इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, तो लार्ज के अंदर कौन सी वैल्यू साइन होगी, a, नहीं तो b, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्रोग्राम कोड का काफ़ी कॉम्पैक्ट बना देते हैं, काफ़ी रीडेबल बना देते हैं, और सेफर टू यूज़, क्योंकि ये ईजियर है चेक करना या गारंटी करना कि जो आर्गूमेंट्स हैं या जो वेरिएबल्स हम दे रहे हैं वो हमारे क्या क्या वैल्यूएशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ना ये यूनरी है सिंगल ऑपरेंड ले रहा है, ना ये दो ऑपरेंड ले रहा है, ये तीन ऑपरेंड ले रहा है, ठीक है बच्चों, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको टर्नरी ऑपरेटर। हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों बिट वाइज ऑपरेटर्स ऑपरेशंस की। बिट लेवल पे होते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ऐसे बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेशंस होते हैं, हमें अगर लेफ़्ट शिफ्ट करना हो तो लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ हो गई, ये इस्तेमाल होगा लेफ़्ट शिफ्ट के लिए, राइट साइड राइट शिफ्ट के लिए ये इस्तेमाल होगा। तो हमें दो बार से करना है तो दो बार हो गया, दो बार से मतलब अरिथमेटिक शिफ्ट करना है कि दो से डिवाइड होगा और दो से मल्टीप्लाई होगा। अगर मुझे इस तरह से करना है, इधर शिफ्ट करनी है, तो एक बार करना है या दो बार करना है, तो हमारी क्या होती है अरिथमेटिक शिफ्ट्स होती हैं हमारी ये। तो दो बार शिफ्ट करना है या दो बार राइट शिफ्ट करना है। ऐसे हमारे एक्सॉर ऑपरेटर भी होता है कि एक्सॉर ऑपरेशन निकाल सकते हैं। देखिए एक्सॉर की आपका टेबल बनी हुई है 0 0 0 और 1 1 0,
मतलब इवन नंबर्स ऑफ 0 एंड 1 क्या लीड होगा हमारा 0। अगर कोई भी ऑड नंबर है 1 या 0 का तो हमारा किस में आएगा, आंसर 1 आएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखिए अलग अलग होते हैं। मेरे ख्याल से ये नहीं होता, मैं हटा भी दूंगा इसको मैं, ये नहीं होता, दिस इज नॉट। दिस इज व्हाट डिवीजन इक्वल टू तो वेरिएबल और एक्सप्रेशन, तो वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल डिवाइड बाय एन एक्सप्रेशन। तो a इक्वल्स टू a स्लैश बी, a इज डिवाइडेड बाय b, और वो वैल्यू किस में जा रही है, a के पास जा रही है। तो ये हमारे हो गए, उसको कैसे लिख सकते हैं, a डिवीजन इक्वल टू b। सिमिलरली हमारे मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू और प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू एंड करने के बाद उसी में डाल दिया, एक्सॉर करने के बाद, लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद और राइट शिफ्ट करने के बाद कई सारे हम ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं। देखिए कॉमा ऑपरेटर बता रहा है कि भाई कौन से स्टेटमेंट के पहले एग्जीक्यूट होगी। तो अगर मैंने ये लिखा और कॉमा करके ये लिखा तो कॉमा ऑपरेटर हैज़ अ लोएस्ट प्रेसिडेंस, और कॉमा ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो ऑपरेंड्स होते हैं वो अगर एक साथ होते हैं तो लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में होते हैं। तो पहले लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद राइट वाला एग्जीक्यूट होगा, विद द राइट मोस्ट वैल्यू यील्डिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो होगा सबसे पहले ये एवेल्युएट, उसके बाद क्या होगा ये एवेल्युएट, लेकिन जो वैल्यू एक्स के अंदर स्टोर होगी वो इसके ऊपर बेस्ड होगी बच्चों। जैसे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो एक्स, तो इसमें प्लस प्लस ए का मतलब क्या हो गया, ए के अंदर क्या हो गया, प्री इंक्रीमेंट 3, और b इक्वल टू बी प्लस ए, बी के अंदर कितनी है 3 है, ए के वैल्यू कितनी 2 से कितनी हो गई थी 3 हो गई थी, तो ए और बी का एडिशन क्या हो गया 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो पहला ये वैल्यूट हुआ फिर ये हुआ, लेकिन x में क्या जाएगा 6, दैट्स वाई x इक्वल टू 6। साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करें बच्चों, एक यूनरी ऑपरेटर होता है, एक ही ऑपरेंड लेता है, तो कैलकुलेट द साइज ऑफ बाइट डाटा ऑफ डाटा टाइप्स, तो इसकी जो आंसर आता है वो बाइट्स में आता है। ठीक है बच्चों, साइज ऑफ कैरेक्टर रिटर्न्स 1, तो हम इसे देखें इंट 10, तो अनसाइंड होता है क्योंकि जो साइज होता है वो कभी भी साइंड नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए हम उसको अनसाइंड लिखते हैं। तो रिजल्ट इक्वल टू साइज ऑफ ए अगर हम दिखाएं तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा 2। तो हम आगे देखें टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। तो टाइप कन्वर्जन हो गया, अगर x और फ्लोट की वैल्यू x है, x है एक फ्लोट नंबर है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट है जो कितना स्पेस ले रहा है 4 बाइट ले रहा है, y एक नंबर है इंटीजर है तो कितना ले रहा है 2 बाइट ले रहा है। तो अगर मुझे 2 बाइट की स्टोरेज को 4 बाइट में स्टोर कराना है तो काफ़ी आसान है कि कम वाली जगह घेरने वाला अगर पर्सन है तो उसको ज़्यादा जगह मिल जाए तो आराम से बैठ सकता है। तो इसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन, या हम इसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी कह सकते हैं। और टाइप कास्टिंग इसने जो नाम दिया है, इसको हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर फ्लोट नंबर है जो कितना ले रहा है 4 बाइट्स का, और ये इंटीजर कितना ले रहा है 2 बाइट्स की स्टोरेज, तो अगर मुझे 4 बाइट की स्टोरेज को 2 बाइट के स्टोरेज में घुसाना है, मतलब बड़े साइज के आदमी को जिसको 4 सीट लगती है बैठने के लिए, उसको मुझे अगर 2 सीट में उसको टिकाना है, उसको लगाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको बताना पड़ेगा कि इंट में कन्वर्ट कर दे वो। तो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, जिसको हम कहते हैं फोर्स कन्वर्शन कहते हैं, कि हाई डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है उसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए पड़ेगा, लोअर वैल्यू ऑफ द लोअर डेटा टाइप। और जबकि इसके अंदर क्या हो रहा था हमारा देखिए, इसे प्रोमोटेड फ्रॉम डेटा टाइप इज प्रोमोटेड, प्रमोट किया गया लोअर टू हायर लेवल वेयर द हायरार्की ऑफ डेटा टाइप्स कैन बी गिवन एज, उससे द हायरार्की इसकी होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी एंड दिस। ये 1 बाइट 2 बाइट 2 बाइट्स 4 बाइट 4 बाइट्स, ये 4 बाइट्स, ये 8 बाइट्स, ऐसे करते हुए लेता है। तो टाइप कास्टिंग कैन बी डन बाय प्लेसिंग डेस्टिनेशन डाटा टाइप इन पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट्स में लगा दिया, फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम दैट हैज टू बी कन्वर्टेड, जैसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। स्लाइड शो हम बच्चों ये ख़त्म करते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हुआ, आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छा रहा, और हम इसको एंड करते हैं। और इसने मुझे बोला कि क्या इंक एनोटेशंस को रखना है, मैंने कहा नहीं, तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, और इसको हम बंद करते हैं, इसको भी हमने बंद किया।
तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं डिसीजन कंट्रोल एंड लूपिंग का आपने मेरे क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वैसे आपको मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा डिसीजन 3 चैप्टर नंबर 3 का। और चैप्टर नंबर 4 हम वैसे ऑफिशियली आप कॉलेज आएँ, आप अटेंड करें। और मैं चाहता हूँ आप टोटल 145 की आपकी स्ट्रेंथ है, आपने अभी तक 111 ही आपके लोग अटेंटिव हो पाए हैं, एटलीस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो एल एकेडमी है उसके थ्रू ही हो पाए हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ बच्चे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप क्लास अटेंड करने आएँ और हम सब बैठ के प्रोग्रामिंग करेंगे, आराम से करेंगे। मान लो देखिए बच्चों, मैं समझ सकता हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, ये आपको लग रहा है इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है। लेकिन बच्चों इस्तेमाल इसका बहुत कुछ है। आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप बैठे हैं, जिसका आप काम कर रहे हैं, अगर वही आप खुद बना सके तो उसके लिए आपको बेसिक्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको एक मंजिल तक पहुंचना है तो उस मंजिल के लिए अगर कई सारी सीढ़ियां चढ़नी है आपको, तो सीढ़ी का जब पहला पग अपनी अपनी चढ़ेंगे, पहली स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे, आप पहले स्टेप पे नहीं चढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आप शायद ऊपर तक पहुंच पाए। तो बच्चों ये पहला स्टेप ही है जो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप इस पर चढ़ें और आपको ज़रूर मज़ा आएगा। नहीं आता कोई बात नहीं, आपको कुछ और मज़ा आएगा, कुछ और पसंद है तो वो हम भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं अभी इसको भी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंटली मेरी बात सुनी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बेशक बताना, और कमेंट सेक्शन में मैं अभी इसमें अपलोड कर दूंगा। जब अपलोड करने के बाद आप इसमें कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों, ठीक है, हैव फन, हैव एन्जॉय द डे बच्चों।